हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पादप भ्रमणिकी तथा आर्थिक वनस्पति विज्ञान की कक्षा एम्ब्रियोलॉजी एंड प्लांट इकोनॉमिक बॉटनी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली कक्षा के अंदर हमने ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स या कृषि पौधों के उद्भव के बारे में वेविलोव की अवधारणा के बारे में डिस्कस किया। इसी क्रम को आगे रखते हुए अब हम आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जो भी पादप है जो मानव के लिए अलग अलग प्रकार से आर्थिक महत्वपूर्ण हैं, उनको हम एक एक करके आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। सबसे पहले मित्रों हम ले रहे हैं सीरियल क्रॉप्स या धान वाली फसलें। मित्रों, सीरियल्स या धान अथवा अनाज शब्द की उत्पत्ति सिरेलिया मोनेरा से हुई है। यह नाम रोम की कृषि देवी या रोमन गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर की देन समझा जाता है। सभी धान फसलें पोएसी कुल के पोएसी फैमिली के मेंबर हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी फसलें हैं जिनका प्रयोग धान फसलों के रूप में किया जाता है और इनका रासायनिक संगठन भी धान फसलों के समान ही होता है। अतः ऐसी फसलों को कूट धान्य फसलें या स्यूडो सीरियल्स भी कहते हैं। इनमें फैगोपाइरस एस्कुलेंटम, चिनोपोडियम क्विनोवा तथा एमेरंथस की अनेक प्रजातियां इसमें शामिल हैं। कूट धान्य फसलें सत्य धान फसलें या रियल सीरियल क्रॉप्स की तुलना में नगण्य है। इनकी जो संख्या है वो बहुत कम है। धान्य फसलों का लाक्षणिक फल या जिससे हमें जो फूड प्राप्त होता है वो कैरियोप्सिस है। इसमें फल भित्ति बीजावरण से पूर्णतः संयुक्त होती है। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ऑयल, विटामिन्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जल की मात्रा बहुत कम होती है। अतः इनका भंडारण या इनका स्टोरेज लंबे समय तक बिना किसी हानि के किया जा सकता है। ऐतिहासिक आलेखों से पता चलता है कि विश्व की कोई भी प्राचीन सभ्यता ऐसी नहीं थी जो धान्य फसलों पर निर्भर न हो। अर्थात प्राचीन काल से ही मानव जाति धान्य फसलों पर एक या दूसरे रूप में निर्भर रही है। प्राचीन मिस्र व ग्रीक तथा रोमन सभ्यताएं गेहूं तथा जौ का प्रयोग करती थी। भारत, चीन व जापान की प्राचीन सभ्यताएं चावल पर तथा पश्चिमी गोलार्ध की प्राचीन सभ्यताएं मकई पर या कॉर्न पर निर्भर करती थी। सभ्यताओं के विकास के साथ साथ धान फसलों के उपयोग की विधि में परिवर्तन हुआ है। प्रारंभ में ये धान फसलें भूनकर अथवा फुलाकर यानी पर्चिंग या पॉपिंग के प्रयोग से में लाई जाती थी, लेकिन आज इन धान फसलों से प्राप्त फलों का या कैरियोप्सिस का उपयोग अनेक प्रकार से किया जाता है। प्रमुख धान फसलें दो प्रकार की होती है। पहला है मेजर सीरियल क्रॉप्स या प्रमुख धान फसलें, जिनमें गेहूं, मक्का तथा चावल या धान शामिल है। दूसरा है माइनर सीरियल क्रॉप्स या गौण धान्य फसलें। इसमें जौ यानी बार्ले, जई यानी ओट, राई यानी राई, ज्वार यानी सोरगम, बाजरा यानी पर्ल मिलेट आदि शामिल हैं। सबसे पहले मित्रों आज हम शुरू करने जा रहे हैं गेहूं के साथ में। गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम स्पीसीज या ट्रिटिकम की अलग अलग प्रजातियों को धान या गेहूं के रूप में हम काम में लेते हैं। इसका देसी नाम या लोकल नाम है गेहूं या वीट और ये पोएसी कुल का मेंबर है। सबसे पहले ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन यानी इसकी उत्पत्ति और इसका वितरण कहाँ कहाँ है। गेहूं विश्व के शीतोष्ण देशों की प्रमुख धान फसल है, यानी टेम्परेट कंट्रीज में मुख्य रूप से गेहूं उगाया जाता है। विश्व की लगभग आधी आबादी का यह मुख्य भोजन है। इसके उद्भव का केंद्र संभवतः दक्षिण पश्चिमी एशिया है,
यहाँ ईसा से 6000 वर्ष पूर्व में गेहूं की 2 जंगली प्रजातियां या वाइल्ड स्पीसीज उगाई जाती थी, जिन्हें हम एमर व्हीट के नाम से जानते हैं। लगभग 300 वर्ष ईसा पूर्व तक गेहूं की ये प्रजातियां ही विश्व भर में उगाई जाती थी, परंतु उसके पश्चात मैकॉर्नी व्हीट यानी ट्रिटिकम ड्यूरम उगाया जाने लगा। आज ट्रिटिकम वल्गेर की इसकी सबसे प्रचलित प्रजाति है जो पूरे विश्व में उगाई जाती है। रूस, अमेरिका, भारत, फ्रांस, कनाडा, इटली, अर्जेंटीना गेहूं उत्पादन के मुख्य क्षेत्र हैं। उत्पादन क्षेत्र व पैदावार की दृष्टि से भारत का विश्व में चौथा स्थान है। हमारे देश में गेहूं की 3 प्रजातियां मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। कुल उत्पादन क्षेत्र के लगभग 88% भाग में ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसको हम ब्रेड व्हीट या चपाती गेहूं भी कहते हैं, तथा 11% भाग में ट्रिटिकम ड्यूरम, जिसको हम मैकरोनी व्हीट कहते हैं, उगाया जाता है। तीसरी प्रजाति ट्रिटिकम डाइकोकम या एमर व्हीट महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के कुछ सीमित क्षेत्रों में ही उगाई जाती है। आजकल ट्रिटिकम डाइकोकम के स्थान पर किसान उच्च पैदावार की किस्में उगाना अधिक पसंद करते हैं। भारतवर्ष में गेहूं की खेती लगभग 230 या 240 लाख हेक्टेयर भूमि में की जाती है। वर्ष 1991-92 का अगर हम रेफरेंस लें तो हमारे देश में गेहूं का कुल उत्पादन लगभग 550 टन हुआ था। गेहूं के उत्पादन क्षेत्र का लगभग 84% भाग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा बिहार में है। इन राज्यों से गेहूं में देश में गेहूं की कुल पैदावार का लगभग 87% भाग प्राप्त होता है। वानस्पतिक लक्षण की बात करें, गेहूं एक वार्षिक शाकीय पौधा है। इसका स्तंभ, जिसे कल्म कहते हैं, 0.6 से 1.5 मीटर तक ऊंचा तथा पर्वों व पर्व संधियों में विभेदित होता है। अन्य सभी धान फसलों के समान इसके आधारी भाग से अनेक शाखाएं निकलती हैं। नवोद्भिद अवस्था में निकलने वाली जड़ें जल्दी ही समाप्त हो जाती हैं तथा उनके स्थान पर अक्ष की भूमिगत संधियों से अनेक अपस्थानी झकड़ा जड़ें या एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट्स निकलती हैं। वेजिटेटिव फेज में प्रत्येक वायवीय अक्ष के शीर्ष से एक स्पाइक पुष्पक्रम विकसित होता है, जो एकांतर क्रम में व्यवस्थित 15 से 20 स्पाइकों या स्पाइकलेट्स के रूप में निर्मित होता है। प्रत्येक स्पाइकलेट में 1 से 5 पुष्प होते हैं, जो एक तुष युग्म या पेयर ऑफ ग्लूम्स से परिबद्धित होता है। परिपक्व अंडाशय में एक अन्न कण या ग्रेन विकसित होता है, जिसे कैरियोप्सिस कहते हैं। इसमें बीजावरण व फल भित्ति पूर्णतः संयुक्त होती है। बीज का लगभग 82% भाग भ्रूणपोष से बना होता है, जो एक एल्यूरोन लेयर से ढका होता है। इस परत में विटामिन के अतिरिक्त अनेक खनिज व प्रोटीन्स पाए जाते हैं। गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार के क्लाइमेट और गेहूं की खेती किस प्रकार से की जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। गेहूं अनेक प्रकार की जलवायु में उग सकता है। विश्व में गेहूं उत्पादन के अधिकांश भाग शीतोष्ण या टेम्परेट रीजन्स में स्थित हैं, जैसा मैंने आपको बताया। इसके अतिरिक्त गेहूं आर्कटिक क्षेत्र के उत्तर व भूमध्य रेखा के निकटवर्ती भागों में भी उगाया जाता है। यद्यपि विभिन्न भागों में इसकी खेती अलग अलग प्रकार की मृदा में की जाती है, परंतु दोमट मिट्टी या लोम सॉइल, जिसमें जल धारण करने की मध्यम क्षमता हो, गेहूं उत्पादन के लिए सबसे उपयोगी होती है। मिट्टी के आधार पर भारतवर्ष में गेहूं उत्पादन क्षेत्रों को निम्नलिखित 5 संभागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर प्रदेश व बिहार का सिंधु गंगा एलुवियम क्षेत्र। दूसरा है पंजाब का इंडस एलुवियम या इंडस क्षेत्र। तीसरा है मध्य व दक्षिण भारत के काली मृदा या ब्लैक सॉइल रीजन्स ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया। चौथा है हिमालय व शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र, द हिली रीजन्स ऑफ हिमालयाज एंड शिवालिक हिल्स। लास्ट है राजस्थान की मरुस्थलीय मृदा या डेजर्ट सॉइल ऑफ राजस्थान। भारतवर्ष में गेहूं रबी की फसल है। विभिन्न क्षेत्रों में इसे अक्टूबर के प्रारंभ से नवंबर के अंतिम माह तक बोया जाता है।
बोने से पूर्व खेत को भली भांति तैयार कर लेने से अंकुरण एक समान होता है। बीज का अग्रोसन या एग्रोसन जीएन तथा सिरेसन से विवेचन कर लेने से बीजोड़ रोगों या सीड बॉर्न डिजीज की संभावना कम हो जाती है। जो मैंने अभी आपके सामने दो नाम लिए, ये फंजीसाइड्स है जिनके द्वारा बीज का फसल बोने से पूर्व उपचार कर लेने से बीज के रोगित होने की संभावना कम हो जाती है। उत्तरी भारत के अनेक क्षेत्रों में अब बुआई अधिकांशतः डिबिंग के द्वारा या आधुनिक कृषि पद्धतियों के अनुसार की जाती है। बोने के लिए प्रति हेक्टेयर 125 से 190 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में गेहूं पंक्तियों में बोया जाता है व दो पंक्तियों के बीच की दूरी लगभग 23 सेंटीमीटर रखी जाती है। अच्छी पैदावार के लिए समय समय पर निराई या बीडिंग करना आवश्यक है। खरपतवार को 2,4-D के छिड़काव के द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है, जो कि एक वीडीसाइड है। गेहूं की ड्वार्फ वैरायटीज या वामन किस्मों को समय समय पर सिंचाई की आवश्यकता होती है, जबकि लंबी किस्में या टॉल वैरायटीज को केवल 3 या 4 बार पानी की आवश्यकता होती है। भारतवर्ष में चलाए गए समन्वित गेहूं सुधार योजना या कोऑर्डिनेटेड व्हीट इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के रिकमेंडेशन के अनुसार अच्छी पैदावार के लिए इसे प्रति हेक्टेयर लगभग 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 से 65 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। विभिन्न क्षेत्रों में गेहूं की कटाई जनवरी के अंतिम सप्ताह से मई के मध्य तक की जाती है। अधिकांशतः छोटे किसान कटाई हाथ से ही करते हैं, परंतु बड़े फार्म्स में तथा आज के वर्तमान समय में कटाई मशीनों के द्वारा की जाती है। कटाई के पश्चात थ्रेशर द्वारा अन्न कण व भूसा अलग कर लिए जाते हैं। अन्न कणों को बोरों में भरकर भंडार गृह में रखा जाता है। सरकार किसानों की सुविधा व लाभ के लिए कटाई के समय अनेक बिक्री केंद्रों की स्थापना करती है, जो सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर गेहूं को खरीद लेते हैं। भारतीय खाद्य निगम या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अनेक समान राज्य भंडारण निगम अन्न कणों के भंडारण के लिए बनाए गए सरकारी अभिकरण है, जहां गेहूं का स्टोरेज किया जाता है सरकार के द्वारा। अब हम गेहूं की विभिन्न किस्मों के बारे में बात करते हैं। भारतवर्ष में गेहूं की उन्नत किस्में विकसित करने का श्रेय डॉक्टर B.P. पॉल तथा डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को जाता है। इन्होंने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को गेहूं प्रजनन के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया। अब भारत के लगभग सभी कृषि विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र के लिए उन्नतशील किस्में विकसित करने का कार्य कर रहे हैं। भारतवर्ष में विकसित गेहूं की कुछ प्रमुख किस्में आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये है पहला लर्मा रोजो 64। ये एक ड्वार्फ वैरायटी है यानी वामन किस्म है, जो मुख्यतः मध्य व प्रायद्वीप भारत पेनिनसुलर इंडिया में उगाई जाती है। दूसरा NP 846, यह टॉल वैरायटी है, लंबी वैरायटी है, जो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। तीसरा सोनारा 64, यह देर से बोई जाने वाली एक द्विवामन या डबल ड्वार्फ किस्म है। इसके पश्चात 4 नंबर पर कल्याण सोना, यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ द्विवामन किस्म है, जो अच्छी वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। तत्पश्चात शरबती सोनारा यह अपेक्षाकृत जल्दी पकने वाली किस्म है तथा सभी लक्षणों में सोनारा 64 से समानता दर्शाती है। देन सोनालिका छठी किस्म है। सोनालिका यह जल्दी पकने वाली वामन किस्म है। यद्यपि इसके अनुकण सुनहरे, बड़े व आकर्षक होते हैं, परंतु अनावृत स्मट या लूज स्मट के लिए ये सेंसिबल होती है, ग्राही होती है। अगली किस्म है 7वीं किस्म मोती HD 1949। यह एक त्रिवामन या ट्रिपल ड्वार्फ किस्म है। इसके अन्न कण चपाती बनाने की दृष्टि से सबसे अधिक उपयोगी है। 8वीं किस्म है हीरा HD 1941। यह त्रिवामन किस्म है तथा इसके अन्नकण सुनहरे, लंबे व कठोर होते हैं। उपरोक्त किस्मों के अतिरिक्त
हीरा, मोती, जनक, कमल, अर्जुन, शैलजा, WG357, WG377, WL410, राज 911, NI747 और NI74719 व NI549 गेहूं की और अन्य उपजाऊ किस्में हैं। देन इसके बाद हम आते हैं इसके उपयोग के बारे में, जो हमें सर्व रूप से विदित है, लेकिन फिर भी एक जानकारी की दृष्टि से हम एक बार उसे दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। गेहूं मनुष्य के भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स का एक प्रमुख स्रोत है। विश्व के विकसित देशों में इसे डबल रोटी या ब्रेड के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, परंतु भारतवर्ष में गेहूं उत्पादन का 85 से 90% भाग चपाती के रूप में प्रयोग किया जाता है। मिल में आटा तैयार करते समय कुछ भाग से सूजी तथा मैदा भी बनाई जाती है। गेहूं का प्रयोग अनेक औद्योगिक उत्पादों जैसे स्टार्च, ग्लूटेन जो कि एक प्रकार का प्रोटीन होता है, तथा अल्कोहल आदि के निर्माण में भी किया जाता है। ग्लूटेन से निर्मित मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो कि बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर स्वाद बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है, इसका भी उपयोग किया जाता है। गेहूं के चोकर में या उसके जो छानने में 14 से 18% प्रोटीन व विटामिन होते हैं। यह केवल पोषक ही नहीं अपितु भोजन को रफेस प्रदान करता है, जिससे कि हमारे गट का बॉल मूवमेंट ठीक रहे। स्ट्रॉ या इसके जो तुष है वह पशुओं के लिए बिछाने, चटाई बनाने, कागज, गत्ता आदि के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों, आज हमने गेहूं के आर्थिक जो पक्ष हैं उनके बारे में डिस्कस किया। कल अगली कक्षा में हम चावल या धान के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।